सो अप्लाइड मैकेनिक्स के इस लेटेस्ट वीडियो सेशन में आज हम बात करने वाले हैं बलों के प्रभाव के ऊपर। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु के ऊपर जब कोई भी बल लगाया जाता है तो उस बल का उस वस्तु के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, आंतरिक रूप से और बाहर रूप से, बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर वो क्या क्या इफेक्ट दिखाएगा किसी बॉडी के ऊपर। आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दो जो सिद्धांत हैं, दो जो प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहला होता है बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत, दूसरा होता है बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। सो हे इंजीनियर्स, दिस इज अर्णव वाशनी एंड यू आर वाचिंग अर्णव लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग अवर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहला जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, वो होगा बल का प्रभाव। हम बलों का प्रभाव बोल लेते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बलों का प्रभाव किसी भी वस्तु पर क्या पड़ने वाला है। सो नोट्स हमेशा की तरह आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी जो फेयर बुक है उसमें नोट डाउन कर सकते हो। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी भी बॉडी पर जब कोई बल लगाया जाता है तो वो ना दो तरीके से प्रभाव दिखाता है। पहला होता है बाह्य रूप से, यानी बाहरी रूप से। दूसरा होता है आंतरिक रूप से, मतलब इंटरनली। वो क्या इफेक्ट दिखाता है, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से। अब कौन कौन से इफेक्ट दिखाता है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर कोई वस्तु है, मैं ये बोलता हूँ इफेक्ट का मतलब क्या है। देखो, इफेक्ट यानी कि प्रभाव। कोई भी वस्तु है वो स्थित है, वो गतिशील हो सकती है। वो गतिशील है तो स्थित हो सकती है, या फिर वो जिस हिसाब से मूवमेंट कर रही है, समझना, जिस हिसाब से वो अपना कार्य कर रही है उस कार्य को हम चेंज कर सकते हैं। समझो कि जैसे अगर आपकी बाइक खड़ी हुई है, जब तक आप उस पर कोई बल नहीं लगाओगे तब तक चलेगी नहीं। तो अब ये सपोज करो कि आपने क्या करा, चाबी घुमाई, किक मारी। ठीक है, अब किक मारने से पहले मतलब गियर निकाले, किक मारी, गियर डाला, क्लच पकड़ा। क्लच छोड़ने के बाद में रेस दोगे, एक्सीलेटर घुमाओगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो एक्सीलेटर घुमाने का मतलब क्या है, इंजन कुछ वर्क करेगा। इंजन जब वर्क करेगा तो गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी, बाइक जो है आपकी आगे बढ़ेगी। तो ये कौन सा इफेक्ट रहा, ये रहा उसका बाह्य इफेक्ट। मतलब कि जो बाइक थी, बाइक क्या है, एक वस्तु है, वो स्थित अवस्था में है, रुकी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो चलने लगी। मतलब ये उस वस्तु का बाहरी प्रभाव हो गया बल के कारण। दूसरे इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसे कि सॉरी, जो हमारा बाइक है वो चलती हुई अवस्था में, अब आपने क्या करा, ब्रेक लगा दी। आगे वाली ब्रेक मत लगाना भैया, अगर गलती से भी गाड़ी घूम गई तो हो सकता है तुम उलट पुलट हो जाओ। तो क्या कह रहा था मैं यार, तो आगे की ब्रेक मत दबाना, ये बोल रहा था मैं। नहीं, ये नहीं बता रहा था ना मैं इफेक्ट की बात कर रहा था। अच्छा, तो बाइक पे जब आप तुम लोग ब्रेक लगाओगे, जब बाइक पे तुमने ब्रेक लगाया तो बाइक किस अवस्था में थी, चलने वाली अवस्था में थी, वो चल रही थी। जैसे ही तुमने उस पर ब्रेक लगाया वो रुक गई, यानी उसकी जो अवस्था थी, उसकी जो स्थिति थी, उसमें तुमने परिवर्तन कर दिया। जो गतिशील अवस्था में थी उससे तुमने स्थित अवस्था में उसको लेके आए। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर वो वस्तु जो है किसी अक्ष के साथ, मतलब रुकी हुई है, स्टेशनरी है, अगर तुमने उसके ऊपर कोई बल लगाया, ऐसा बल लगाया कि किसी अक्ष के परितः वो घूमने लगी, चारों तरफ घूमने लगी, ये भी उसका एक इफेक्ट हो सकता है। होगा या नहीं होगा, अगर कोई वस्तु इस तरीके से रखी हुई है और उस पर तुम ऐसा बल लगाते हो वो कि इसके चारों तरफ घूमने लग जाए, तो वो भी उसका प्रभाव है। तो बाहरी प्रभाव क्या होगा, पहला कि अगर वो स्थित है तो स्थित से उसे गतिशील बना सकता है, गतिशील। अगर वो गतिशील है तो उसे गतिशील से स्थिति बना सकता है। तीसरा कि उसे किसी घूर्णन अक्ष के परितः घुमा सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन एंड तीसरी कंडीशन, ये तीन कंडीशन आपको मिलेंगी। किसी भी वस्तु के ऊपर जब बल कार्य करेगा तो वो बाहरी रूप से उस पर क्या प्रभाव दिखाएगा।
ठीक है, ये होगी हमारी बाहरी प्रभाव। अब बात कर लेते हैं आंतरिक प्रभाव के ऊपर। सो देखो, किसी भी वस्तु के ऊपर तुमने आंतरिक प्रभाव लगा, वो बल लगाया, तो आंतरिक प्रभाव क्या उत्पन्न होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने तुमको कुछ बल पढ़ाए थे, जैसे तनाव बल हो गया, दबाव बल हो गया, कर्तन बल हो गया। अब जरा उन पे गौर फरमाओ, ठीक है, उसके बारे में कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। तो क्या गुफ्तगू करेंगे, ये कोई वस्तु है, ठीक है, तुमने क्या करा, इस तरीके से इस पर एक बल लगाया। अब जरा एक चीज देखो, ये जो अक्ष है ये इसकी लंबाई की अक्ष है, ये वाली मैं बोल लेता हूँ ए बी जो अक्ष है वो लंबाई की अक्ष है। और इस तरीके से अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने सी डी, तो ये इसकी चौड़ाई, ऊंचाई, या जो इसके लंबवत जो दूसरी भुजा है उसकी जो है सेंटर लाइन हो जाएगा, उसकी केंद्रक रेखा हो जाएगी, उसका अक्ष हो जाएगा। सही है। अब इस दिशा में मैंने बल लगाया, ये बॉडी है, इस तरीके से मैंने इस तरीके से उसे खींचा, इस तरीके से मैंने उसे खींचा। तो खींचने से क्या होगा, इसकी जो नेक्स्ट स्टेट निकल के आएगी, जैसे अब इसकी लेंथ क्या थी, एल थी, तो अब इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कुछ बढ़ जाएगी, ठीक है। वही सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन को दिखाने की जो विधि होती है, जो कि लाइंस के बारे में मैं बता चुका हूँ। आप चैनल पे वीडियो देखेंगे ईडी फर्स्ट की, तो आपको पता चलेगा कि लाइंस, कौन सी लाइन किस तरीके से बनाई जाती है। ये होती है केंद्र रेखा, उसमें सारी रेखाएं जो हैं हमारी, उसके बारे में मैंने डीपली एकदम अच्छे समझाया है, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये वही अक्ष है ए बी, ठीक है, और ये अक्ष जो सी डी है, इसके लंबवत वाला वो है। तो बल लगाने का ये कंडीशन प्राप्त हुई कि इसकी जो लेंथ है वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई, यानी कि डेल्टा एल लंबाई इसकी बढ़ गई इस छड़ की। वहीं इसकी जो ये जो चौड़ाई थी, चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी बोल लो, ये चौड़ाई क्या होगी, कुछ कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि लंबाई तो बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी, और चौड़ाई जो है, चौड़ाई या ऊंचाई या दोनों बोल सकते हो, वो घट जाएगी। तो ये वाला जो इफेक्ट आया है, ये भी एक प्रभाव है, इफेक्ट है बल का। कौन सा इफेक्ट है, ये आंतरिक प्रभाव है। क्यों, देखो ये वस्तु है, ये वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, ये बात तो आप लोग जानते हो, जितनी भी छोटी क्लासेस हैं हम उनमें पढ़ते आ रहे हैं कि कणों से मिलकर कोई वस्तु बनी होती है। तो अब अगर तुमने कोई तनाव बल उस वस्तु के ऊपर लगाया, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी छोटे छोटे कण हैं, वो क्या करेंगे कि अब उनके बीच में जो पहले से दूरी थी, उस दूरी को अलग अलग करने लग जाएंगे। जैसे कि पहली वाली कंडीशन में क्या था कि जो अणु थे वो इस कंडीशन में थे, ठीक है, पास पास थे, ये थे पहली कंडीशन में। अब ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में क्या हो गए कि अणु कुछ दूर दूर हो गए, यानी इस टाइप से कुछ अणु हो गए। तो तुम देख रहे हो कि दूसरी कंडीशन के जो अणु हैं वो पहली वाली कंडीशन के अणुओं से कुछ दूरी पर हैं, यानी उनके बीच का जो गैप है, जो विस्थापन है, जो दूरी है, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया। भैया समझ गए बात को। तो एफ बल लगाने से इसकी लंबाई क्यों बढ़ी, इसीलिए बढ़ी कि जो उसके अणु थे उनके बीच में कुछ गैप आया और उसके लिए इसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं है कि इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए तुमने अलग से पदार्थ इसमें मिला दिया। भाई पानी का तो सीन ऐसा है, शरबत है कोई तुम्हारी, कि छोटी बोतल में तुमने डाला 100 ml की में, और अब तुम 100 ml की बोतल से उसे 200 ml की बोतल में डाल रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि वो बढ़ा नहीं सकते, तुम उसको बढ़ा सकते हो, उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दोगे, और क्या करोगे भाई, पानी डाला जाएगा, सबसे सस्ता मटेरियल है। चीनी घोल दोगे, रूअफ़ज़ा डाल दिया, बन गया शरबत, ले लो मजे भाई, पियो शरबत, ठीक है। लेकिन ये तो एक पदार्थ है भाई, ये तो एक पदार्थ है, इसको कैसे तुम बढ़ा दोगे, इसकी लंबाई कैसे बढ़ा दोगे। तो इस पे जब बल लगाया तो इसके जो कण थे, जो कि चौड़ाई वाली विमा और ऊंचाई वाली विमा में थे, चौड़ाई देखो, इसका 3D डायग्राम देखो ज़रा, तुम लोगों ने घनाभ तो हमेशा बनाए ही होंगे, तो मैं ऐसा घनाभ बना देता हूँ, एक क्यूबॉइड बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये एक पदार्थ हो गया।
अब ये इसकी लंबाई है, ठीक है, ये वाली जो डायमेंशन है, ऐसे देखो, ये वाली जो डायमेंशन है ये चौड़ाई है, और ये जो डायमेंशन है ये वाली, ये इसकी ऊंचाई है। तो मुझे क्या करना है कि ये वाली जो इसकी लेंथ है, ये वाली, ये बढ़ानी है, थोड़ी सी बढ़ानी है। तो इसको बढ़ाने के लिए मैंने इधर साइड दोनों तरफ क्या किया, एफ बल लगा दिया। तो दोनों साइड मैंने एफ बल लगाया, तो इसकी जो लंबाई वो बढ़ेगी। लेकिन लंबाई बढ़ेगी तो लंबाई बढ़ने के लिए इसमें कुछ कणु ऐड होंगे, कुछ जो कण हैं, कुछ अणु हैं, कुछ परमाणु हैं, वो इसकी लंबाई वाली दिशा में जुड़ते चले जाएंगे। जुड़ने की वजह से क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसकी लंबाई वाली दिशा में जो अणु जुड़े हैं वो आए कहाँ से? भाई ये भी तो बात है कि वो कणु जो अणु हैं वो आए कहाँ से? तुमने जेब से निकाल के थोड़ी डाल दी इसमें, हैं कि उधार लेने चले गए मार्केट से कि भैया दे दो 4 दिन बाद लौटा दूंगा। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार। ये पदार्थ है, ये बना हुआ मैटर है। कोई लोहे का पदार्थ है तुम्हारा, उसको किसी मशीन पे ले जाके तुमने खींचा, एक यूटीएम मशीन होती है, यूटीएम। आगे तुम पढ़ोगे 3rd सेमेस्टर में, वहाँ तुमको पता चलेगा प्रत्यास्थता अप्रत्यास्थता, जो दृढ़ पिंड, जो यहाँ पे कुछ छोटे लाइंस में दे रखे हैं, वो 3rd सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट आएगा मॉस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। वहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वहाँ पे यूटीएम मशीन का यूज़ होता है। उसमें हम चेक करते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो कितना जो है बल झेल सकता है, कितना भार झेल सकता है जब तक वो ना टूटे। वो बात की बात है। बस ब्रीफ में ये समझ लो कि आप लोग समझते होंगे कि स्टील है, लोहा है, या जो भी पदार्थ होते हैं, समझ रहे हो, कास्ट आयरन के और जो आपका होता है माइल्ड स्टील के, ये खिंचते तो है नहीं, हमने तो कभी खिंचते देखे नहीं है। तो इलास्टिक कहाँ है? ये होते हैं इलास्टिक। एक यूटीएम मशीन आती है जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि पदार्थ कितना ज़्यादा खिंचाव झेल सकता है, समझ रहे हो। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पे कि जो ऊंचाई वाली विमा थी ये वाली, और चौड़ाई वाली विमा थी, उन दोनों विमाओं से अणु आए और इसमें जुड़ गए। इसी वजह से इसकी लंबाई बढ़ती चलेगी। अच्छा, जब यहाँ से अणु आ रहे हैं और इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ऊंचाई और चौड़ाई वाली जो विमा है उसमें से अणु कुछ कम होंगे, तो इस वजह से उसकी ऊंचाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो। तो ये जो पूरी व्याख्या करी है, ये जो मैंने पूरा मतलब तुम्हें पढ़ के सुनाया है, यही इसका है इंटरनल इफेक्ट, आंतरिक प्रभाव है किसी भी बल के कारण जो किसी वस्तु पर पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ मैं जब समझाता हूँ तो वहाँ मैं कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, ट्रिक जैसे पॉइंट, जैसे अगर तुम इसकी पूरी थ्योरी याद करोगे तो आपको बैठ के समझोगे। आप कहीं हो सकता है कि अगर आपने अच्छे से उस वीडियो नहीं देखी है, लेक्चर नहीं समझ पा रहे हो, नोट्स नहीं ठीक से याद किए, तो भूल जाओ। लेकिन जब मैं वीडियो लेक्चर लेता हूँ तो वहाँ पे इस टाइप से कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स को इस तरीके से लिखा देता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो क्लिक कर जाए और वो बैठ जाए। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखा करो गाइस, जिससे कि आपको जो वीडियो के अंदर मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आए। तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बलों की भौतिक स्वतंत्रता का नियम। ये नियम क्या कहता है, पहले यहाँ लिख देता हूँ। ये एक वस्तु हो गई, ठीक है। अब इस वस्तु के ऊपर ना क्या हो रहा है कि एक फोर्स तो इधर से लगा 10 न्यूटन का, ठीक है। एक फोर्स ऐसे लगा 5 न्यूटन का। एक फोर्स जो है इधर से लगा, मैं बोलूँगा 20 न्यूटन का। एक फोर्स नीचे लग रहा है 30 न्यूटन, और एक कुछ थोड़ा इस दिशा में लग रहा है, मैं बोलूँगा 25 न्यूटन, ठीक है। तो एक वस्तु है जिसपे कि 1 2 3 4 5, अरे वाह, 5 बल लग रहे हैं। अब 5 बल लग रहे हैं तो पांचों बल इस वस्तु पर कुछ ना कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। अब जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं कि कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉडी है आप लोगों के पास में जिसकी आप स्टडी कर रहे हो। इस ऊपर वाली बॉडी को ले लेते हैं, चलो इसको छोड़ो, ये थोड़ा गिर गया है, नहीं बना लेते हैं। ये वाली बॉडी हो गई, ठीक है। अब तुम बोले कि 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा, यही वाली बॉडी यहाँ उठा के मैंने रख दी है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो ये वाला जो बल है वो इस वस्तु को कुछ इस दिशा में खिसकाएगा, इधर की तरफ खिसकाएगा, ठीक है, माना। अब इधर से जो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरीके से, वो इस वस्तु को इधर इधर खिसकाएगा, यानी ये वाला जो बल है 20 न्यूटन का, वो इसे इधर इस दिशा में खिसकाने की कोशिश करेगा।
सरकाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है जो कि नीचे लग रहा था, 30 न्यूटन, ये इस वस्तु को नीचे खिसकाने की कोशिश करेगा। जैसे सपोज करो कि ये जो बॉडी है किसी दलदल जैसी जगह में रखी है, दलदल होता है ना, दलदल वहाँ रखी हुई है, तो वो दलदल क्या करेगा, इस वस्तु को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। या मैं ये बोलूँ, सीधी सी बात है कि 30 न्यूटन का बल लग रहा है, ज़्यादा हम दिमाग लगा नहीं रहे कि किस वजह से लग रहा है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, गुरुत्वीय बल की वजह से नीचे जा रहा है, या कैसे जा रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अभी हम बस इतनी बात कर रहे हैं कि 30 न्यूटन का बल लग रहा है और वो वस्तु नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि ये जो बल है नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अब जरा गौर से देखो, 10 न्यूटन का बल लगा, वो इसे इधर ले जा रहा है, 20 न्यूटन का बल लगा, वो इसे इधर ले जा रहा है, और 30 न्यूटन का बल लगा जो उसे इधर लेके जा रहा है। तो ये तो बात की बात है कि 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 20 न्यूटन का बल इधर लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी इधर की दिशा में खिसकेगी और इधर की दिशा में खिसकते खिसकते नीचे की तरफ धंसती चली जाएगी। ये बात होगी बाद की, या इसका जो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू निकलेगा वो यही निकलेगा। लेकिन हर एक बल इस वस्तु पर अपना एक अलग प्रभाव उत्पन्न कर रहा है कि नहीं। 10 न्यूटन का जो बल है वो इस वस्तु पर कुछ ना कुछ अपना स्वतंत्रता पूर्वक कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाएगा। उसी तरह 20 न्यूटन का जो बल है वो भी इस पर कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाएगा। 30 न्यूटन का जो बल है वो भी प्रभाव दिखाएगा। अब जो ये इनक्लाइन फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये भी कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएगा, 25 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, ये भी कुछ इफेक्ट दिखाएगा। कहने का मतलब है कि चाहे किसी वस्तु पर कितने भी बल लग रहे हों, 1 या 1000, उन सभी बलों का उस वस्तु पर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा स्वतंत्रता पूर्वक। यानी ऐसा नहीं होगा कि 10 न्यूटन का बल तुमने इधर से लगाया इस दिशा से और इसके विपरीत दिशा में 20 न्यूटन का बल लगाया, तो ऐसा नहीं है कि ये वस्तु इधर की दिशा में ये तो कन्फर्म है कि ये वस्तु इस दिशा में खिसकेगी। अगर ये सारे बल मैं हटा लूँ और सिंप्लीफाई करूँ, तुमको एक नॉर्मल तरीके समझाऊँ कि केवल वस्तु पर 10 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है और 20 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, तो ये तो कन्फर्म है कि 20 न्यूटन के बल के कारण ये वस्तु इस दिशा में चलेगी। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि 10 न्यूटन का बल इस पर कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा है। 10 न्यूटन का बल इस वस्तु पे प्रभाव दिखाएगा, 20 न्यूटन का बल भी इस वस्तु पे प्रभाव दिखाएगा। मैं बोलूँगा जितने भी बल इस वस्तु पर लगाए जा रहे हैं वो सभी बल इस पे अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। यही होता है बलों की भौतिक स्वतंत्रता का नियम। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट का साइन ठोक लेना, बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट का जो ठप्पा है वो ठोक लो, एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इसके बीच में ना एक वर्ड दे दिया है स्थानांतरणशीलता। अब स्थानांतरणशीलता का, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे ट्रांसमिसिबिलिटी, इसका अर्थ क्या हो सकता है? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इस फेयर पे, ये जो बुक है मेरे पास, इस बुक पर मैं अगर कोई बल है, जैसे इसकी कोई क्रिया रेखा होगी, लेट सपोज ये इसका पूरा टॉप व्यू हो गया। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपने सीखा होगा टॉप व्यू, है ना, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। ठीक है, तो ये इसका टॉप व्यू हो गया, ऊपर से देख रहे हो तुम लोग, कैमरा के ऊपर से देख रहे हो, तो ये उसका क्या चीज़ है, इसका टॉप व्यू है। ओके, अच्छा, तो इसकी ऊपर अगर इसकी मैं क्रिया रेखा की बात करूं, जैसे इस वाली, ये जो इसकी चौड़ाई है, और यहाँ से मैं इस तरीके से बल लगाता हूँ, ये मेरी उंगली देखो, यहाँ से मैं इस पर बल लगाता हूँ, तो इस बल, ये जो मैंने यहाँ लगाया है और जिस पॉइंट पे लगाया है, अगर मैं उन दोनों की दिशाओं को, उन दोनों पॉइंट को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक लाइन खींचूं, जिसको मैं बोलूँगा उसकी क्रिया रेखा, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में बलों के अभिलाक्षणिक जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ, उसमें मैंने बताया था। तो ये जो इसकी क्रिया रेखा हो गई, इस पर मैं कहीं पे भी इस बल को ट्रांसफ़र कर दूं, तो इस बुक के ऊपर उस बल का प्रभाव एक समान रहेगा। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। जैसे समझो, ये कोई बॉडी है, इस टाइप से कोई पिंड है, लेकिन पिंड भी कैसा, दृढ़ पिंड। ध्यान रखना, ये जो हम सिद्धांत दे रहे हैं वो दृढ़ पिंड के लिए है।
ठीक है, दृढ़ पिंड के लिए। तो ये कोई पदार्थ है तुम्हारा दृढ़ पिंड। अब लेट सपोज कि मैंने क्या करा, इस पिंड पर, इस जगह, इस पॉइंट पर, इसका नाम दे दिया मैंने O, यहाँ पे क्या करा मैंने F0 बल लगाया है, इसको मैंने नाम दे दिया कि F0 बल मैंने इस बिंदु O पर लगाया है। अब मैंने क्या करा कि इस F0 बल जो कि O पॉइंट पर लगाया था उसकी क्रिया रेखा को आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ाया, इस तरीके से मैंने बढ़ाया। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे कोई एक और पॉइंट है A है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा F0 बल जो है वो इस A पॉइंट पर स्थानांतरणशील हो जाए, यहाँ पे मैं इसको पहुँचा दूँ, ट्रांसफर कर दूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में एक चीज़ समझते थे कि इस साइड है तुम्हारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, इधर है तुम्हारा RHS राइट हैंड साइड। ये दोनों चीज़ें हम कर देते मैथमेटिक्स में। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं A से गुणा मल्टीप्लाई कर देता था तो RHS में भी मुझे A से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, यानी जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मुझे यहाँ करनी पड़ती थी। यही मैथमेटिक्स रूल होता था। तो भले ही हम पढ़ अप्लाइड मैकेनिक्स रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, मैथमेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उन सब को भी हमको यहाँ अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हमको फाइनली क्या निकलेगा, एक फॉर्मूला निकलेगा जो कुछ इफेक्ट दिखाएगा, और वो इफेक्ट कैसा होगा, मैथमेटिकली एक इफेक्ट होगा, गणितीय रूप में उसका कोई ना कोई एक प्रभाव होगा। तो अब बिंदु 1 पर मुझे इस F0 बल को ट्रांसफर करना है। कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुमको बताया कि जो स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर किसी दृढ़ पिंड के किसी बिंदु पर कोई बल कार्य कर रहा है तो तुम उस बल को, उस बल की क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरण कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, बशर्ते कि जो किसकी क्रिया रेखा है वो इस दृढ़ पिंड पर ही उपलब्ध होनी चाहिए। समझ में आई बात? दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर तुमने किसी भी दृढ़ पिंड पर, ध्यान रखना दृढ़ पिंड, मैं कई बार बोल रहा हूं ये पिंड कैसा है, दृढ़ पिंड है। अगर तुम किसी दृढ़ पिंड के ऊपर F0 बल लगाते हो, कार्यरत कर रहा है उसके ऊपर F0 बल लगा रहे हो और चाह रहे हो कि F0 बल को मैं इसकी क्रिया रेखा के इस बिंदु A पर ट्रांसफर कर सकता हूं, करना है मुझे, तो क्या मैं उसे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। यही बताता है ये सिद्धांत। और कहता क्या है कि अगर आप किसी भी दृढ़ पिंड के किसी बिंदु पर कोई भी बल लगाते हो, ठीक है, और यदि उसकी क्रिया रेखा को आगे बढ़ाते हो, उस बिंदु की और उस बल की जो क्रिया रेखा है उसे आगे बढ़ाते हो, तो उस क्रिया रेखा के किसी दूसरे बिंदु पर उसे बल को ट्रांसफर कर सकते हो, बशर्ते कि जो क्रिया रेखा है वो उस दृढ़ पिंड के ऊपर ही होनी चाहिए। जैसे समझो कि अगर क्रिया रेखा तो ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो हवा है, हवा में थोड़ी बल लगा दोगे, और हवा में बल लगा दिया तो क्या कोई वस्तु चल जाएगी? अरे ईंट रखी है ज़मीन पे, तुम हवा में घूसा मारे जा रहे हो, क्या वो ईंट टूट जाएगी? वो अलग बात है कि किसके हाथ मारने से वो ईंट टूटती है, पहलवान व्यक्ति के हाथ मारने से ही टूटती है भैया। अब हल्का फुल्का होगा इस पेंसिल की तरह, तुम क्या मारोगे यार, रहने दो, तुम मारना मत, फालतू मत देखो, दिक्कत हो जाएगी, है ना। जूस में आके ईंट में मार दिया तुमने, घूसा बन रही हो ब्रूस ली, समझ रहे हो ना, बात सही नहीं रहेगी। एक बंदा हमारे साथ भी पढ़ता है, इसका नाम है बेलन, हमने शॉर्ट नाम रख दिया उसका बेलन। वो बंदा इसकी तरह दिखता। भाई साहब तुम अगर उसको साक्षात दर्शन उसके करते तो तुम्हें समझ आता उसका नाम बेलन क्यों है, पर्सनैलिटी कुछ ऐसी बंदे की, ठीक है। तो दृढ़ पिंड होना चाहिए, पहली बात ये समझ में आया कि इसको यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो चीज़ समझ लेते हैं। अब मुझे F0 बल O पॉइंट से इस A पॉइंट पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि मैथमेटिक्स में क्या करते थे कि LHS साइड में अगर A से गुणा कर रहे थे तो RHS साइड में हमें A से गुणा करना होता था। तो मैं क्या करूँगा, इस A बिंदु के इस दिशा में क्रिया रेखा के ऊपर F0 बल यहाँ लगा दिया और उसके विपरीत दिशा में F0 बल यहाँ लगा दिया, या मैं अभी इसका नाम दे देता हूँ F0 डैश और F0 डैश, जो मैंने पॉइंट A पर लगाए हैं। लेट सपोज इसका नाम मैंने F0 डैश दे दिया। तो इस पॉइंट पर सेम परिमाण का बल इस दिशा में लग रहा है और उसके विपरीत लग रहा है। इसका मतलब क्या, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस बिंदु पर को जो भी प्रभाव पहले था वही रहेगा। मेरे ये बल इधर और इधर लगाने से कुछ भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ,
मैं अगर ये बोल दूं कि एफ नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट डैश, मैं बस ये बात बोल दूं, इसका मतलब क्या है कि एफ नॉट और एफ नॉट डैश परिमाण में, मैग्नीट्यूड में, वैल्यू में एक समान है। इसका मतलब जो प्रभाव एफ नॉट इस ओ पॉइंट पे दिखा रहा है वही सेम प्रभाव एफ नॉट डैश बल पॉइंट ए पे दिखा रहा है। तो मैं ज़रा देखता हूं कि एफ नॉट और एफ नॉट डैश जो कि एक ही बल है, उसकी जो दिशा है वो पॉइंट पर इस दिशा में, और पॉइंट ए के इस वाले जो बल है इस दिशा में जो लग रहा है उसकी दिशा इस दिशा में, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी ये इस पॉइंट पर जो इफेक्ट दिखा रहा है और ये वाला बल जो इस पॉइंट पर इफेक्ट दिखा रहा है आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। और इसका जो अगला बल जो मैंने इस दिशा में लगाया था एफ नॉट डैश, अब वो इस पूरी बॉडी को लीड करेगा, वो इस पूरी वस्तु पर अपना प्रभाव दिखाएगा। अब जो प्रभाव इसका है वही प्रभाव इसका हुआ, क्योंकि मैंने पहली कंडीशन ले ली थी कि एफ नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट डैश, दोनों जो बल हैं वो समान होंगे। तो इस तरीके से किसी भी बल को तुम दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो। इसके जो नोट्स हैं, ये जो पूरी थ्योरी है, इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है आपको रिटन तरीके से पीडीएफ नोट्स के अंदर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, नोट्स लिंक नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप उसमें से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एंड हाँ, एक चीज़ और वीडियो के एंड में मैं बताना चाहूँगा गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करना है, लाइक करना है यार, लाइक करना है, लाल कलर का बटन है उसको दबा देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है यार, कुछ नहीं जाएगा उसमें से, मैं कुछ मांग रहा हूँ तुमसे नहीं। वीडियो अच्छी लग रही है, कोई डाउट है, कुछ बताना है, कुछ भी शेयर करना है, कमेंट नाम की चीज़ होती है, उसमें मत्था मारो अपना, कोई दिक्कत नहीं, मारो भाई, ठीक है। शेयर करो दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको बताना चाहते हो कि पढ़ ले भैया पेपर आने वाला है, समझ रहे हो ना, बस शेयर कर दो, ठीक है। सो गाइस, आज की लेक्चर में बस इतना ही, आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।